मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। दर्शकों, ऋषु ज्योतिष पर आपका स्वागत है। ऋषु ज्योतिष समय समय पर आपका मार्गदर्शन करता आ रहा है। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद दे दूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। ऋषु ज्योतिष आपके द्वारा दी हुई प्रॉब्लम के ऊपर वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन करता है। जरूरत है आपको ऋषु ज्योतिष से अटैच रहने की, ऋषु ज्योतिष पर बने रहने की, ताकि मैं आपका प्रॉब्लम का, आपकी परेशानी का वीडियो बनाकर आप तक वीडियो के माध्यम से पहुंचा सकूं और उससे और भी दर्शकों का फायदा हो। परेशानी तो सबको हो जाती है। दर्शकों, आज के इस महत्वपूर्ण प्रश्न में एक हमारे नौजवान का प्रश्न आया है कि गुरुजी, परिश्रम बहुत करता हूं, बाद में हिम्मत हार जाता हूं और पैसा आने से पहले खर्च करने की प्लानिंग आ जाती है तो पैसा पास रुकता नहीं। विवाह के लिए कोशिश की जाती है, विवाह बंधन नहीं हो रहा। मतलब विवाह में परेशानी आ रही है और व्यवसाय में भी परेशानी आ रही है और पैसे की दिक्कत आ रही है। उसकी ये 2-3 प्रॉब्लम है और ये आम प्रॉब्लम होती है, सभी के साथ होती है। किसी के साथ थोड़ी सी ज्यादा होती है, किसी के साथ कम होती है, लेकिन इस जीवन में हर आदमी को रोटी कपड़ा मकान चाहिए और एक योग्य जीवन साथी चाहिए, क्योंकि जीवन यापन करना है। जीवन बहुत लंबा है। जीवन साथी नहीं है तो मैं समझता हूं जीवन अधूरा है, तभी तो उसको जीवन साथी दिया गया है। अगर अच्छा जीवन साथी मिल जाए, समय पे मिल जाए, तो हर काम सुचारू रूप से हो जाते हैं। दर्शकों, आज इसी से संबंध हम उसकी कुंडली में विचार करेंगे, उसकी कुंडली में क्या है, ताकि आपका भी मार्गदर्शन हो। दरअसल मैं हमेशा की तरह बताता हूं, ये कुंडली के 12 भाव है। इनमें जन्म के टाइम पर जो ग्रहों की स्थिति बनती है वो हमारे जीवन का निर्धारित सुख दुख का कोटा है। वह बात अलग है कि शास्त्र में उपाय किए गए हैं अशुभ प्रभाव के लिए। देना तो श्री प्रभु को है, वो आपके कर्म उस उपाय से धुलते हैं या नहीं धुलते, सीधी सी बात है। लगन लग्नेश का भाव है, द्वितीय भाव धन का भाव है, तृतीय पराक्रम का, चतुर्थ भाव घरेलू सुख माता भूमि का, पंचम भाव शिक्षा विजय का, छठा भाव रोग शत्रु का, सप्तम भाव जीवन साथी और रोजगार का, अष्टम भाव आयु कष्ट और नवम भाव भाग्य भाव है और धर्म का भाव है। दसम भाव सम्मान का भाव है, सम्मान मिलता है, व्यवसाय में सम्मान, पिता के सुख का भाव है। एकादश भाव सोसाइटी का भाव है, सभी आपकी इच्छा पूर्ति का भाव है, बड़े भाई का भाव है और खास तौर से आमदनी का भाव है। द्वादश भाव बहुत ही महत्वपूर्ण है, खर्च का भाव है, जो आपने जीवन में कमाया खर्च करना है, खर्च का भाव है। और जीवन साथी के साथ सहवास सुख का भाव है, दंड का भी भाव है, विदेश योग का भी भाव है। ये सब मोटे तौर पर जानना बहुत आवश्यक है। आज हम विचार करेंगे आपका लगन की स्थिति कैसी है। लगन और लग्नेश पीड़ित है तो समझो आप पीड़ित है, क्योंकि आपका प्रभाव बन रहा है। और दर्शकों, विवाह का कारक शुक्र है, पुरुष जाति के लिए विवाह का कारक शुक्र है। शुक्र की भी अच्छी स्थिति बहुत जरूरी है होना, तभी विवाह हो सकता है, नहीं तो परेशानी आती है। कितने भी शुभ होने दो, लेकिन शुक्र की स्थिति अच्छी है तो विवाह अपने समय पर हो जाता है। उसके बाद विनाशिक नक्षत्र जो विनाशकारी होता है वो भी विचार करेंगे और व्यवसाय के भाव में विचार करेंगे। व्यवसाय कमजोर, विवाह की समस्या, धन बाद में आता है, खर्च का रास्ता पहले ही आ जाता है, जैसा मैंने पहले बताया। जातक का जन्म 17 मई 1992 कृष्ण पक्ष 1 अनुराधा चरण 2 रविवार को हुआ। जन्म के समय पर मिथुन लगन उद्भव, मिथुन लगन के 26 डिग्री और लगन में केतु 18 डिग्री लेकर के विराजमान है। तीसरे भाव में गुरु सिंह राशि में 11 डिग्री लेकर विराजमान है। छठे भाव में नीच राशि में चंद्रमा, द्वितीय भाव का स्वामी, धन भाव का स्वामी चंद्रमा छठे भाव में नीच राशि में आ गया और छठा भाव रोग शत्रु का भाव है, नीच राशि में आ गया, गलत स्थान पर आ गया, तो धन कहां से होगा। सप्तम भाव में धनु राशि में राहु 8 डिग्री 47 मिनट लेकर के बाद 8 मिनट 47 मिनट पर आ गया 8 डिग्री पर। और अष्टम भाव में शनि अपनी राशि में 24 डिग्री लेकर विराजमान है। मंगल मीन राशि में 14 डिग्री लेकर के विराजमान है। एकादश भाव में बुध 16 डिग्री
और शुक्र 25 डिग्री लेकर के अस्त है और सूर्य द्वादश भाव में 2:45 डिग्री लेकर के विराजमान है। यह ग्रहों की स्थिति रही। मिथुन लगन, जैसे हम हमेशा ही बताते हैं, इसके स्वामी बुधदेव हैं, तो जरूरी बात है, बुध बुद्धि का प्रतीक है, बुध कैचिंग पावर है, तो नैसर्गिक गुण तो उसमें आएंगे ही, विद्वान तो होगा ही और बुद्ध और शिक्षा की तरफ अधिक झुकाव होगा। परंतु ऐसा जातक, क्योंकि मिथुन लगन व्ययसाव राशि है सभी के लिए, लेकिन कोई कोई जातक ऐसा होता है कि वह एक साथ कई काम करने के लिए सोचता है, परिश्रम करता है, लेकिन परिश्रम में उसको उतना फल नहीं मिलता, उतना नहीं मिलता, इस दिमाग थोड़ा सा स्थिर हो जाता है, हीन भावना की आ जाती है। लग्नेश एकादश भाव में है, जब आपका लग्नेश अगर एकादश भाव में हो, शुभ स्थिति में हो, तो वह सब कुछ दे देता है, आपकी इच्छाएं पूरी होती है, मोटर गाड़ी देता है, सभी सुख देता है, यानी कुछ भी चीज की कमी एकादश भाव में अच्छी मानी जाती है, सारी इच्छाएं पूरी होती है, महापराक्रमी भी हो जाता है, तेजस्वी भी होता है, परिश्रम करने वाला होता है और उसकी मित्रों की संख्या भी अधिक होती है। शिक्षा संतान अच्छी होती है, क्यों लग्नेश सप्तम दृष्टि से यहां देखता है, परंतु लग्नेश बुध है और बुध पर राहु का प्रभाव है, वो हम आगे देखेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं मिल रहा। लग्नेश पीड़ित है, लग्नेश पीड़ित है और लगन में केतु है, लगन भी पीड़ित है, लग्नेश भी पीड़ित है, तो कैसे होगा? और सबसे पहले तो लगन लग्नेश ही चाहिए, लग्नेश पर राहु का प्रभाव है, आगे जब राहु का आएगा जब देखेंगे। अब बात करते हैं सूर्य की। सूर्य दर्शकों तीर्थ भाव का स्वामी है, पराक्रम भाव का स्वामी है, खर्च के भाव में, ये समझो बड़े पराक्रम से खर्चा करता है, अधिक खर्चा करता है। और सूर्य सहवास सुख नहीं देता, सहवास सुख में परेशानी वाली बात आती है, आर्थिक अभाव हो जाता है और आलसी हो जाता है। सूर्य राजसत्ता का कारक है, पिता का कारक है, परंतु परिश्रम से भी सफलता नहीं मिलती और जीवन में संघर्ष का हो जाता है, क्योंकि सूर्य अशुभ स्थान पर आ गया। अब बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा द्वितीय भाव का स्वामी है, द्वितीय भाव कुटुंब का भाव है, द्वितीय भाव धन का भाव है, महत्वपूर्ण भाव है और छठे भाव में नीच राशि में हो गया। शत्रु और रोगों से परेशानी और धन का खर्चा और आर्थिक दृष्टि से जातक दरिद्र बन जाता है। धन आने से पहले धन के खर्चे के रास्ते खुल जाते हैं कि यहां खर्च करना है, बाद में धन आता है, पहले रास्ते खुल जाते हैं कि यहां पर धन खर्च करना है। हम आमतौर पर देखते हैं घरों में कभी कभी ऐसा होता है, पैसा तो आता नहीं है लेकिन खर्च करने के रास्ते आ जाते हैं और हमेशा कर्जदारी बना रहता है, क्योंकि कर्ज का भी भाव है, ये मानसिक तनाव रहता है। परंतु बाहर से संबंध होता है, जैसे तैसे उच्च दृष्टि से देख रहा है, जैसे जैसे खर्च भी कर देता है, आ भी जाता है, आ जाता है पैसा, और पैसा आया और पैसा गया बराबर हो जाता है, काम चल जाता है और धन खाली हो जाता है, धन की पूर्ति नहीं होती, मामा के पक्ष में भारी होता है। अब बात करते हैं मंगल की। दर्शकों मंगल एकादश भाव का स्वामी है, अष्टम भाव का स्वामी, छठे भाव का स्वामी है, मिथुन लगन के लिए परम पापी माना जाता है, तो छठे से छठा एकादश भाव है, लेकिन मंगल दिग्बली है दसम भाव में। दसम भाव में मंगल दिग्बली है और अच्छा व्यवसाय देता है। दसम भाव में मीन राशि में उत्तरपाद भदा नक्षत्र में है, तकनीकी कार्य की तरफ रुझान भी हो सकता है, परंतु अपनों से ही धोखा खाना पड़ता है, उसको अपनों से ही धोखा खाना पड़ता है। और मंगल की चतुर्दशी लगन भाव पर है, शारीरिक शक्ति तो देता है, सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पर है, त्रुटिपूर्ण से माता भूमि का सुख मिलता है, क्योंकि मंगल कारक है, भूमि का कारक है। अष्टम दृष्टि से पंचम भाव को देख रहा है, ऐसी स्थिति में मंगल शिक्षा तो दे देता है लेकिन संतान के लिए अच्छा नहीं माना जाता और संतान से वैमनस्य रहता है, विद्या के पक्ष में ठीक हो जाता है। तो यहां पर मंगल की कंडीशन ये हो गई। साथ साथ ये भी मैं बता दूं कि मंगल शनि से पीड़ित हो रहा है, आगे शनि के बताएंगे। तो मंगल जो मैंने प्रभाव बताया उसमें भी कमी हो जाती है और व्यवसाय में भी कमी हो जाती है। अब बात करते हैं गुरु की। गुरु दर्शकों जो केंद्राधिपति दोषी है, सप्तम भाव का स्वामी और दसम भाव का स्वामी। सबसे पहले तो बात
गुरु का केंद्राधिपति दोष खत्म नहीं हो रहा। सीधे तरह से ये कह दो गुरु प्रभाव देने में सक्षम नहीं है। तो केंद्राधिपति दोष ही सबसे प्रथम गुरु को लगता है, जिसका भंग नहीं हो रहा, पर फिर भी गुरु की पंचम दृष्टि सप्तम भाव पर है, अच्छा जीवन साथी मिलेगा। गुरु की सप्तम दृष्टि भाग्य भाव पर, भाग्य की हानि होगी। और गुरु की नवम दृष्टि एकादश भाव पर है, तो आमदनी में थोड़ी सी राहत देगा, लेकिन कुछ नहीं देगा, क्योंकि केंद्राधिपति दोषी है। पराक्रम भी तो बनाएगा, भाई बहन का सुख भी देगा, और अच्छी पत्नी, भाग्य पक्ष में संतोष। और राहु से नव पंचम योग बन रहा है, राहु पर गुरु की दृष्टि है, राहु पर शुभ प्रभाव मिल रहा है। तो यहां पर राहु और गुरु से सिर्फ स्त्री के पक्ष में कोई विचार नहीं, लेकिन अगर माना जाएगा तो राहु रुकावट दे रहा है, क्यों गुरु तो केंद्राधिपति दोषी में फंस गया और गुरु राहु यहां पर आ गया तो अशुभ फल देगा, अशुभ फल देगा। गुरु केंद्राधिपति दोषी में हो गया, इसका दोष तभी खत्म होगा जबकि पितृदोष निवारण किया जाएगा, क्योंकि ग्रहों की युति से इसका दोष खत्म नहीं हो रहा है। यहीं पर मैं बता दूं, गुरु का दोष खत्म होने के लिए गुरु किसी केंद्र त्रिकोण के साथ होना चाहिए, उसकी दृष्टि तब हो सकता है। यहां पर प्रभावहीन माना गया है, तो राहु ऐसे ही रह गया। और अब बात करते हैं शुक्र की। शुक्र विवाह का कारक है, शुक्र पंचम भाव का स्वामी है, द्वादश भाव का स्वामी है, दोनों गुण लेकर के है। लेकिन शुक्र अस्त है, सूर्य से 60 डिग्री पर है, थोड़ा बहुत छुटमुट प्रभाव देगा अपनी सप्तम दृष्टि से। द्वादश भाव का भी प्रभाव देते हुए त्रुटिपूर्ण प्रभाव शिक्षा संतान में देगा। विवाह में बाधक आ गई, क्यों अस्त है। दूसरा, वैनाशिक नक्षत्र का स्वामी भी शुक्र है, हम उसको बाद में बताएंगे, पहले प्रभाव बता देते हैं। शुक्र के बाद शनि की बात करें तो शनि अष्टम भाव का स्वामी और नवम भाव का स्वामी है। आयु तो अच्छी होगी, लेकिन तीसरी दृष्टि से यहां पर व्यवसाय भाव को देख रहा है, मंगल को पीड़ित कर रहा है। व्यवसाय में परेशानी आ गई, क्योंकि भाग्य का स्वामी तो है लेकिन अष्टम में बैठ करके देख रहा है, तो व्यवसाय की भी टांग खींच रहा, व्यवसाय में हानि आ गई। सप्तम दृष्टि से यहां पर धन भाव को देख रहा है, धन की कमी होगी। दसम दृष्टि से, उस दृष्टि से यहां पर शिक्षा संतान को देख रहा, शिक्षा संतान में अच्छा योगदान देगा। अब बात करते हैं राहु की। राहु धनु राशि का है, सप्तम भाव में है, स्त्री पक्ष में कष्ट का वातावरण बनेगा। दिमाग पंचम दृष्टि आमदनी के भाव पर है, आमदनी में अवरोध आएंगे, परेशानी आएगी। और राहु पंचम दृष्टि से लग्नेश बुध को पीड़ित कर रहा है, लग्नेश बुध है, पीड़ित कर रहा है, जड़त्व योग बन गया, कमजोर बन गया, बुद्धि भ्रम हो गई, बुद्धिहीन हो गया, दिमाग नहीं रहा। और सप्तम दृष्टि लगन के ऊपर भी है, यहां पर मायावी है, बुद्धि भ्रष्ट हो गई, दिमाग काम नहीं करता, लगन पर भाव हो गया, प्रभाव हो गया, दिमाग में परेशानी आ गई, गर्म हो गया। और नवम दृष्टि से यहां पर तृतीय भाव में पराक्रम को देखा, पराक्रम तो होगा, यहां पर गुरु भी है, तो गुरु का नव पंचम योग तो बन रहा है। लेकिन अगर शास्त्रों के हिसाब से अगर हम देखते हैं कि गुरु जब प्रभावहीन है, प्रभाव नहीं दे रहा है, तो राहु गुरु को पीड़ित कर रहा है, तो व्यवसाय की भी व्यवहार में भी दिक्कत आ गई। अगर आपकी कुंडली में इस तरह से गुरु है और उसका केंद्राधिपति दोष भंग हो रहा है, तो नव पंचम योग आपको ये फायदा देगा। अब बात करते हैं केतु की। केतु लगन में है, गुप्त चिंताएं से घिरा हुआ, किसी प्रकार की चोट, क्योंकि केतु का भी प्रभाव लगन पर है, मंगल का प्रभाव भी है, राहु का भी प्रभाव है, तो किसी प्रकार की चोट भी लग सकती है। शिक्षा संतान में परेशानी आएगी, जीवन साथी के विषय में परेशानी होगी और भाग्य की अवरोध होंगे। तो ये मैंने बताया। अब बात करते हैं हमारे उद्देश्य की तरफ, जो हमारा है व्यवसाय कमजोर। दर्शकों, व्यवसाय के लिए दो भाव माने जाते हैं, दसम भाव और दसम से दसम सप्तम भाव। सप्तम भाव में राहु और केतु का प्रभाव है,
व्यवसाय कमजोर। दसम भाव में मंगल व्यवसाय जहां बढ़ोतरी देता है, वहीं पर शनि की दृष्टि है, व्यवसाय की टांग पकड़ के खींच रहा है, व्यवसाय कमजोर। अब बात करते हैं विवाह की समस्या। विवाह के लिए, पुरुष जातक के लिए शुक्र विवाह का कारक है। कितने भी अच्छे ग्रह होने दो, चाहे यहां पर पंचमेश है आपका, यहां पर पंचम भाव में पंचमेश ही क्यों ना बैठे हो, चाहे उच्च राशि में ही क्यों ना बैठे हो, चाहे कितनी भी कंडीशन होने दो, लेकिन जब तक पुरुष जातक के लिए शुक्र ठीक नहीं है तो विवाह नहीं हो सकता, क्योंकि शुक्र विवाह का कारक है। शुक्र दाम्पत्य सुख देने वाला है दोनों के लिए, कन्या के लिए भी पुरुष के लिए भी। जहां एक तरफ कन्या के विवाह के लिए गुरु विवाह का कारक है, तो पुरुष के लिए शुक्र विवाह का कारक है। यहां पर शुक्र अस्त हो गया, पहली बात। दूसरा, आपका जन्म नक्षत्र कोई भी होने दो, उस जन्म नक्षत्र से 22वां नक्षत्र वैनाशिक नक्षत्र है, विनाश करने वाला है, उसका स्वामी भी विनाश कर की तरफ ले जाता है। तो अनुराधा नक्षत्र से 22वां नक्षत्र पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र होता है, जिसके स्वामी शुक्र हैं। शुक्र एक तो विवाह में बाधक हो गया अस्त होकर के, दूसरा फाल्गुनी नक्षत्र का स्वामी हो गया, वैनाशिक नक्षत्र का स्वामी हो गया। तो कैसे विवाह हो? जातक ने बताया कि गुरुजी हमने बहुत दान जप आदि सब कर लिए, लेकिन बात नहीं बनती। क्यों? मां बाप को नींद नहीं आती। 92 का है, और 92 में आज देखिए 8 और 23 24 32 साल अभी हो जाएंगे। भाई समस्या तो सबकी है, बेटा बेटी जिसके जवान होते हैं, लेकिन कुंडली में दोषों को ढूंढना जरूर है। उसका ढूंढो दोषों को, फिर उसका उपाय करो। यहां पर हम साधारण कह देते हैं भाई शुक्र अस्त है और शुक्र पंचमेश है, रत्न धारण कर लो। साधारण तौर पर यही है भाई सूर्य को जल दे दो और शुक्र का रत्न धारण किया जा सकता है, विवाह की समस्या खत्म हो जाएगी। नहीं होगी, क्योंकि वैनाशिक नक्षत्र का स्वामी है, विनाश करने वाला का स्वामी है। जबकि उस नक्षत्र की शांति नहीं होगी, शुक्र की शांति नहीं होगी, नक्षत्र की शांति नहीं होगी, विवाह हो नहीं सकता। कितना भी आप अंगूठी पहनो, कितना भी जल दो, जल तो देना तो पड़ेगा क्योंकि अस्त है, लेकिन उससे सिर्फ आधा ही दूस हुआ। वैनाशिक नक्षत्र की शांति करनी पड़ेगी, तब जाकर के आशाएं समझो, क्योंकि ये कर्म है। ये कर्म है, जिस तरह का रोग हो उसी तरह से ही उसको दवाई देने से फायदा होगा, साधारण दवाई से नहीं। यहां पर वैनाशिक नक्षत्र भी है, उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा, तो विवाह हो सकता है। नहीं तो विवाह में परेशानी आएगी, होने की आमद नहीं है। दर्शकों, लग्नेश बुध पर राहु का प्रभाव लग्नेश पीड़ित है, लगन और लग्नेश पीड़ित है, यह भी विवाह में परेशानी का कारण बनता है। विवाह का कारक ग्रह शुक्र अस्त है, विवाह का कारक ग्रह शुक्र और वैनाशिक नक्षत्र का स्वामी भी शुक्र है, विनाश करने वाला हो गया। दसम भाव का स्वामी तीसरे भाव में, दसम भाव में मीन राशि है, मीन राशि का स्वामी तीसरे भाव में, भाव से अष्टम भाव में कोई भी ग्रह आपका जो दसम भाव में राशि है उसका स्वामी तीसरे भाव में है, तो अपने स्थान से छठा अष्टक योग बन जाता है, वो व्यवसाय के लिए कुछ हेल्प नहीं कर सकता। तो इसी तरह से गुरु यहां बैठ गया, व्यवसाय के लिए कुछ। मंगल बहुत है, दसम भाव में मंगल मिल गया, शत्रु राशि में हो तो व्यवसाय से आपका काम चलेगा, प्रतिष्ठा में कमी आ जाएगी, और वो प्रतिष्ठा थोड़ी शनि ने खींच ली, तो शनि और मंगल, जो शनि पीट रहा है मंगल को, उसको फिर निवारण करना चाहिए, तो ये आपको राहत मिल जाएगी। दर्शकों, अभी केतु की महादशा चल रही है 12/10/2020 से लेकर के 13/10/27 तक। इस बीच में अंतर्दशाएं आती रहती हैं। विवाह के तो करने के लिए कई योग हैं, कितनी दशाएं हैं, लग्नेश की दशा है, पंचमेश की दशा है, द्वितीय भाव के स्वामी जो पंचम भाव को ग्रह देख रहा है उसकी दशाएं कई हैं। यह अनुमान बड़ा मुश्किल होता है, क्यों? मैंने आकलन किया 20-25 ऐसी दशाएं, ऐसे योग है जो विवाह करा देते हैं। शनि भी देखना चाहिए, गुरु भी देखना चाहिए, गोचरमा, लेकिन उन सबसे महत्वपूर्ण है शुक्र को जीवित रखना चाहिए, शुक्र के उपाय करने चाहिए, तभी होगा। नहीं कितना भी जोर लगा लो नहीं होगा। उपाय तो करो, फिर छोड़ दो, फल तो प्रभु देगा, हम तो सिर्फ कर्म कर सकते हैं। मैं आपको हमेशा बता दिया हूं कि
मैं हो या और पंडित जी हो, मैंने आज तक अपनी उम्र में ऐसा कोई पंडित जी नहीं देखा जिसके पास जादू की छड़ी हो। आपका मार्गदर्शन ही कर सकता है। कर्म तो आपको करना है, कर्म आपको करना है, फल श्री हरि को देना है। लेकिन श्रद्धा से किया हुआ काम श्री हरि भी वचनबद्ध है, आपके काम का फल आपको जरूर देंगे। हमने देखा है भगवान आपको फल देगा, अवश्य देगा, लेकिन श्रद्धा तो आपकी हो, कर्म आपका हो, जरूर मिलेगा। तो आप बताए हुए उपाय कीजिए, दोष निवारण कीजिए और सूर्य को जल दीजिए, शुक्र का रत्न भी धारण कीजिए, लेकिन विनाशिक नक्षत्र का उपाय कीजिए, विवाह हो जाएगा। मंगल को शनि से बचाइए, विवाह हो जाएगा। शनि के उपाय कीजिए, व्यवसाय में आपको मिल जाएगी। लग्नेश चंद्रमा नीच राशि में है। आप सोमवार को भोलेनाथ को जल देना ना भूले, अवश्य भोलेनाथ सुनेंगे। दर्शकों, मैंने आज आपको बताया ये होनहार पुरुष की है, जो कि दोषों का उपाय बताया। केंद्र में केंद्र राहु केतु है, कालसर्प दोष भी है, गुरु से पीड़ित जड़ते होगा उसकी भी है, भाग्य की भी हानि हो रही है। लग्नेश का भी रत्न पहना जा सकता है। तो इन उपाय को कीजिए, आपको अवश्य राहत मिलेगी, अवश्य आपको फल मिलेगा, आपकी शादी भी हो जाएगी और व्यवसाय में भी कुछ ना कुछ आपको फायदा होगा। दर्शकों, मैंने शास्त्रों के अनुसार, अपने ज्ञान के अनुसार आपका मार्गदर्शन करने की कोशिश की। अगर आप समझते हो कि वीडियो अच्छा है, किसी के काम आ सकता है, तो फिर कहूंगा भाई मेरा वीडियो आप लाइक करें, शेयर करें, और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं है मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा मनोबल भी ऊंचा हो और मैं इसी प्रकार वास्तविक कुंडलियां बना करके आपका मार्गदर्शन करता रहूं। ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक है। यहाँ पर काल सर्प दोष की पूजा की जाती है। जो इच्छुक संपर्क कर सकता, हाथ से पत्रिका लिखता है, जो इच्छा करता है वो लिखवा सकता है। ऋषि ज्योतिष कन्या भाव के लिए गुरु मिलान बिल्कुल फ्री में भेजता है, निःशुल्क। जरूरत है आपको फायदा उठाने की। ऋषि ज्योतिष आपके प्रश्नों का, आपकी परेशानियों का वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन करता है। जरूरत है ऋषि ज्योतिष के चैनल पर बने रहने की। अंत में फिर कहूंगा मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और ताकि मेरा मन ऊंचा हो और आपके इसी प्रकार में वीडियो बनाकर आपका मार्गदर्शन करता रहूं। धन्यवाद।